अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर कंफ्यूजन बढ़ रही है। चौधरी खानदान के दामाद मोहसिन नकवी की निगरान वजारत आला में परवेज इलाही के घर पर पुलिस एक्शन ने मामला को संगीन कर दिया है। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से चौधरी परवेज इलाही के घर का गेट तोड़ा और रात गए तक 3 बार सर्च ऑपरेशन किया गया। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में नाकामी पर ऑपरेशन रोक दिया गया। कल तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और परवेज इलाही के घर पुलिस के ऑपरेशन से यूं लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के अमल को खुद नाकाम करना चाह रही है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर तो मंगल को होना था, लेकिन हालात में बढ़ते हुए इब्हाम से यूं लगता है कि शायद ये दौर ना हो सके। एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान बातचीत आगे बढ़ाने की नवीद सुना रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों जमातों के कुछ सीनियर रहनुमा इन मुज़ाकरात को बेफायदा करार दे रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो हमारे कल के प्रोग्राम में खुलाकर मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ को दुरुस्त कह दिया। नाज़रीन, सियासी उफुक पर मुज़ाकरात और परवेज इलाही के घर छापे की बाज़गश्त जारी थी कि अचानक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस ऑडियो में तहरीक इंसाफ के टिकटों की खरीदो फरोख्त के बारे में बातचीत की गई है। जहां हुकूमती वुज़रा को तनकीद के लिए एक नया टॉपिक मिल गया है, वहीं इस ऑडियो के सामने आने के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम पर एक बार फिर बड़े बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे और नई ऑडियो लीक से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, कल मुज़ाकरात शुरू होने से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, फिर रात को परवेज इलाही के घर पर बाकायदा पुलिस एक्शन किया गया। क्या हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ खुद ही मुज़ाकरात से पीछे हट जाए? सवाल नंबर 2, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी चौधरी खानदान के दामाद हैं। उनके दौर में चौधरी साहिबान की रिहाइश पर पुलिस एक्शन हुआ। क्या ये एक्शन मोहसिन नकवी की मर्जी से हुआ? सवाल नंबर 3, कल मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त के बाद दोनों तरफ के मुज़ाकरातकारों ने मुस्बत पेशरफ की उम्मीद दिलाई है। अगर हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है तो पेशरफ किस बात में हुई है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात से पहले तक फौरी इलेक्शन से कम किसी बात पर राजी नहीं थी। क्या अब तहरीक इंसाफ अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगी? सवाल नंबर 5, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। अक्टूबर में तो वैसे भी इलेक्शन होने ही हैं, फिर मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं? सवाल नंबर 6, वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि वो JUIFA के मौक़िफ़ के हामी हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से धड़ेबंदी हो चुकी है? सवाल नंबर 7, ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की असेंबलियां बहाल करने की मुबैना दरख्वास्त को नूरा कुश्ती करार दिया। ये नूरा कुश्ती किन दो फरीकों के दरमियान है? सवाल नंबर 8, हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने डेडलॉक की तरदीद की है। अगर डेडलॉक नहीं तो दोनों फरीकों ने 4 दिन क्यों लिए? सवाल नंबर 9, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें पैसे देकर तहरीक इंसाफ के टिकटों के हसूल की बात की गई है। क्या तहरीक इंसाफ के टिकट पैसों के एवज मिल रहे हैं? सवाल नंबर 10, छापे, गिरफ्तारियां, धमकियां और ऑडियो लीक्स, इन सब वजूहात की बिना पर अगर मुज़ाकराती अमल टूट गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी? तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर कोई तीसरा फरीक इस अमल को सबूताज करना चाहता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं वफाकी वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पिछले 12 घंटे में राना साहब काफी डेवलपमेंट्स हो गई। परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया, उसके बाद एक अदद और ऑडियो लीक भी एक सामने आई है। सबसे पहले कल रात की डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब के घर पे ये जो छापा मारा गया, ये हुकूमत के नॉलेज में था, हुकूमत की अप्रूवल के साथ हुआ सर ये सब कुछ? देखें मंसूर अली खान साहब, कोई भी सूबाई हुकूमत या पुलिस जो है वो इस बात की पाबंद नहीं होती कि वो अपने जो भी उसके ऑपरेशन हैं उनके मतलब कोई पेशगी इतला दे या उसके मतलब कोई परमिशन जो है वो हासिल करे। मासवा इसके कि अगर उनको किसी ऑपरेशन के लिए कोई फेडरल फोर्सेस की ज़रूरत हो तो वो उसमें फिर वो बाकायदा लिख के वो देते हैं कि जी हमें FC की या हमें रेंजर्स की जो है वो ज़रूरत है फलां ऑपरेशन के लिए, तो वो चीज़ जो है वो फिर हमारे नोटिस में होती है। ये जो ऑपरेशन हुआ है तो ये मेरे नोटिस में बिल्कुल पहले से नहीं था
और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, या मेरा ख्याल है शुरू हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला, तो मेरे लिए भी ये बात जो है, जो उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया मौके के ऊपर, तो इस हद तक जो है वो कोई बात मुनासिब नहीं लग रही थी। तो मैंने फौरी तौर पे CCPO लाहौर से रब्ते की कोशिश की, तो उनका नंबर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। तो बाद में फिर कोई आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं मदीने में हूँ। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो गए हुए हैं, जो है वो बाहर गए हुए हैं उम्रे के लिए। तो इस दौरान मैंने कोशिश तो की कि मेरा जो बाकी हाई एप्स हैं, IG साहब हैं, कि उन लोगों से रब्ता हो और इससे मतलब जो है वो मालूमात हासिल की जाएँ, लेकिन मेरा रब्ता किसी से हो नहीं सका। तो राणा साहब, अब तो इस बात को तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक भी नॉलेज नहीं है कि ये किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया। ये तो काफी परेशान कुन बात नहीं है सर? नहीं, देखें, इसमें जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने अगर यानी यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेसिव किया है तो फिर उसके भी वही जिम्मेदार हैं, या फिर उनको ये बात वजाहत करनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए कि उनको ये सारा कुछ करने की जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि एक यानी रूटीन के में इस हद तक कि आप जो है वो गेट तोड़ें और जो है वो घर में दाखिल हों, उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी मेरा तो ख्याल है कि कल परवेज़ इलाही साहब बाहर घूमते रहे हैं, एक दो जगह पे तो मैंने खुद उनको मीडिया पे देखा, तो वहाँ पे उनको बड़ी आसानी से गिरफ़्तार किया जा सकता था। इतना यानी ऑपरेशन को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो फिर राणा साहब, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जारी बात है इसका असर जो है वो आप लोगों का जो मुज़ाकराती अमल एक चल रहा है उसके ऊपर इसके छींटे तो पड़ेंगे सारी चीज़ के। तो अगर आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक नापसंदीदा अमल हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, तो इस सिलसिले में तो फिर बतौर वज़ीर दाखिला आपको एक्शन लेना चाहिए, उन जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, और पंजाब पुलिस वो बराह रास्त तो वजारत दाखिला के मतहत नहीं है, बल्कि वो वज़ीर आज़म के भी मतहत नहीं है। आपके इल्म में है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, तो इसी महकमे ने, एंटी करप्शन ने, जिसने उनके घर पे छापा मारा है, इन्होंने मेरे बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकाल दिए थे, और बाकायदा एक टीम जो है वो भेजी गई यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद थाने में कि जी हमें पुलिस की मदद दें, हम वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो इसलिए जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, या पंजाब पुलिस है, या केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बराह रास्त अपने इंतज़ामी अमूर में ना तो चीफ प्राइम मिनिस्टर के मतहत है और ना ही जो है वो वजारत दाखिला के मतहत है। ये जो हुआ, ये वही ज़िम्मेदार हैं जो अच्छा किया, तब भी उनका क्रेडिट है, और अगर कोई डेबिट वाली बात है तो ये भी उनका डेबिट है। और मैं नहीं समझता कि जो मुज़ाकराती टीम है उन्हें भी पूरा इल्म है, उन्हें भी पूरी तरह से इल्म है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, वो मुज़ाकरात करने वाले लोगों का और इस ऑपरेशन का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो इसलिए उन्हें नहीं चाहिए कि ये बहाना बना के तो अब वो मुज़ाकरात से फरार इख्तियार करें। तो राणा साहब, ये इससे पहले भी कल जो मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ था, उससे पहले इमरान खान साहब जब अदालत के अंदर पेश हुए, वहां से भी 30 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वो तो आपके एरिया के अंडर आता है, उन कारकुनों की गिरफ्तारी क्यों हुई फिर? जी बिल्कुल, मेरे इल्म में जब वो बात आई कि उन्होंने कहा कि जी इन्होंने वहाँ पे कोई हंगामा आराई की कोशिश की और कानून को अपने हाथ में लिया, और हमने इन लोगों को 30 लोग थे या 23 लोग थे, तो हमने उनको जो है वो गिरफ़्तार किया है। तो उसके थोड़ी देर बाद मुज़ाकराती टीम जब पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे बैठते ही जो है वो ये सवाल उठाया कि जी हमारे लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो मुज़ाकराती टीम ने वहाँ से मेरे साथ बात की, जो दोनों तरफ से मुज़ाकराती टीम थी। तो मैंने मालूम करके उनको बताया, मैंने कहा कि ये यानी सिंपल दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है, कोई ऐसा सच मुकदमा दर्ज उनके ख़िलाफ़ नहीं हुआ, और उन्होंने भी कोई किसी चीज़ को आग नहीं लगाई, किसी चीज़ को तोड़ा नहीं। तो अगर आप समझते हैं कि उनको रिहा कर देना चाहिए
और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो हम हाजिर हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप उनको रिहा कर दें ताकि हमारा यहाँ पे जो है वो मामला जो है ना वो स्मूथ आगे बढ़े। तो उनको उसी वक्त जो है वो रिहा कर दिया। तो राणा साहब, आपकी इन बातों से ये लगता है कि हुकूमत जो है इन मुज़ाकरात को करने में संजीदा है, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ये तासुर दे रहे थे कि हुकूमत खुद इन मुज़ाकरात के अमल से जो है वो एक राह फरार इख्तियार करना चाहती है और इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहती है। ख्वाजा आसिफ साहब कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए थे, उन्होंने भी यही तस्करा किया कि मुझे इस अमल से ज़्यादा उम्मीद नहीं है और मेरा ख्याल में एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो रही है, इसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना। लेकिन आपकी बातें कुछ डिफरेंट लग रही हैं, जिस तरह आप मुज़ाकराती अमल के हवाले से काफी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं। देखें, जो कोलिशन पार्टनर्स की पार्टी हेड्स की जो मीटिंग हुई है उसमें जो गुफ्तगू हुई है तो उसमें इस बात के ऊपर तो ये तय है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 असम्बलियों का इलेक्शन इसी साल होना है तो एक का आप पहले करवा दें और बाकी 4 का कहेंगे जी हम इसको जो है वो 2 महीने बाद करवाएंगे। चलिए, अगर कोई 2 साल की 3 साल की बात होती तो चलो समझ आ सकती थी। ये 1.5 महीने बाद इलेक्शन 4 असम्बलियों को होगा तो एक का जो है वो 2 महीने पहले होगा, ये तो कोई बात नहीं बनती। इसलिए एक दिन के ऊपर तो सारे मुतफिक हैं और मुझे नज़र आता है या मुझे महसूस होता है दूसरी तरफ के बयानात से भी कि वो भी इस बात की अफादियत को महसूस करते हैं और वो भी समझते हैं कि एक दिन होना चाहिए इलेक्शन। अब मामला ये है कि वो कहते हैं कि जी आप जो है ये मई में असम्बलियाँ जो है वो बर्खास्त कर दें। हमारी तरफ से ये है कि नहीं, बजट दे के जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए। तो ये बात तो सारी महीने 1.5 महीने की है। इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ़ैन को इसके ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये कहा जा सके कि जी ये मामला जो है वो हल तलब नहीं है, तो ये हल होना चाहिए। तो राणा साहब, ये जो बजट देने की बात है, आप ज्यादा से ज्यादा किस तारीख तक बजट दे सकते हैं या देना चाहेंगे? देखिए, ये 30 जून को जो एक रवायत है वहाँ तक की जो है वो बजट जो है वो दिया जाता है। अब अगर 30 जून को बजट दिया जाए और अगले हफ्ते 10 दिन में जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और बाकी चीज़ें जो है वो उनको इंश्योर किया जाए, तो आप मुझे मंसूर साहब ये बताएं कि 12-13 जुलाई में और 12-13 अगस्त में मुझे बताएं कि फ़र्क कितना है। 30 दिन का फ़र्क है, 15-15 दिन कर लें, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो मामला ये है कि 13 अगस्त को तो तमाम असम्बलियाँ जो है वो अपना जो है वो टेन्योर पूरा करके डिज़ोल्व हो रही हैं, अपनी मियाद जो है वो पूरा करके डिज़ोल्व हो रही हैं। अब देखें ना, कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करने में तो चले आप ये समझें कि PMLN जो है वो बुनियादी अहमियत या हैसियत रखती है। अब सिंध असम्बली को तो हम नहीं डिज़ोल्व करवा सकते, बलूचिस्तान वालों को भी हम नहीं करवा सकते। तो ये 15-20 दिन के लिए इस बात को खामखा जो है यानी जो है वो तूल देना। देखें, PTI को, इमरान खान साहब को ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने जो सिस्टम के ऊपर ख़ुद कुछ हमला किया था वो नाकाम हो गया है। वो उनकी जैकेट जो है ना वो डिफ्यूज़ हो गई है। वो नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं कैपिटल का घराव करके 25 मई को इलेक्शन की डेट लूँगा, नहीं ले सके। वो समझते थे कि उन्होंने कोशिश की कि वो इंसानों का समुंदर ला के जो है वो इलेक्शन की डेट ले सके, वो नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ के जो है ये खुद कुछ हमला करके मैं लूँगा, नहीं ले सके। तो अब मामला जो है, अब ये जनरल इलेक्शन जो है वो सर पे है, तो इसलिए उन्हें अब मैं समझता हूँ कि वो गलतियाँ जो उन्होंने पहले की है वो नहीं दोहरानी चाहिए और बैठ के इन मुज़ाकरात के ज़रिए से असम्बलियों की जैसे मियाद पूरी होती है उसके बाद इलेक्शन कराएं। अब सोचने वाली या करने वाली बात यह है कि इलेक्शन किस तरह से होंगे, किस तरह से इलेक्शन होंगे जो कि फ्री होंगे, फेयर होंगे और उनके रिजल्ट को हारने वाला भी तस्लीम करे, जीतने वाला भी तस्लीम करे। अब असल बात जो है ना वो ये है, ये नहीं है कि जी ये 12 जुलाई है या ये 13 अगस्त है। इसकी मेरे ख्याल में इसकी कोई अहमियत नहीं है।
अच्छा राना साहब, ये एक और डेवलपमेंट जो आज हुई है वो एक अदद मुबैना ऑडियो सामने आई है जो बताया जाता है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे की ऑडियो है। तो इसकी ऑथेंटिकेशन किस तरह पता लगेगी कि ये वाकई उन्हीं की आवाज है? इस सिलसिले में आपने कोई छानबीन की है? ऑथेंटिकेशन जी, हमने तो इससे पहले भी जो ऑडियो जो है वो लीक्स हुई हैं तो हमने अपने तौर पे उन्हें जो है वो चेक किया है। तो उनमें जो होता है कि इसमें कोई एडिशन हुई है, डिलीशन हुई है या फैब्रिकेटेड है, तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अब फिर उसके बाद होता है कि जिसकी आवाज़ है वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाए उन्हीं अल्फाज में, तो उसको फिर कन्फ्रंट किया जाए कि ये आया, ये इनकी ये आवाज़ है या नहीं है। तो उसके लिए तो ये लोग फिर सामने आते नहीं है, बल्कि ये लोग तो डिनाई भी नहीं करते। अब अगर अंजम साकिब साहब जो हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि ये फैब्रिकेटेड है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को जो है वो सामने लाएं। हम उनकी आवाज़ से इसको कन्फ्रंट करवा के इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते हैं। अगर फिर असल हुई तो फिर उसका जवाब वो दें, और अगर ये फैब्रिकेटेड हुई तो बाकायदा उनको सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा कि ये फैब्रिकेटेड है और वो सरखुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो राना साहब इसमें एक और एलिमेंट, जाहिर बात है आप वजीर दाखिला है, होम सिक्योरिटी आपके पास है, इसमें एक और जो एलिमेंट है वो इस बात का है कि ये सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स कर कौन रहा है और ये जो लीक कर रहा है ये आखिर कौन है? ये बतौर वजीर दाखिला आप जानना नहीं चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो सकती है और इसको सामने लाया जा सकता है, यानी विदाउट यानी कोई इंक्वायरी के ये कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये इंक्वायरी भी देखें ना, अगर मेरी ऑडियो लीक हुई है तो इंक्वायरी मैंने करवानी है ना, इनिशिएटिव तो मुझे करना पड़ेगा ना, और उसके मतलब जो है वो मुझे सामने आना पड़ेगा। देखिए मामला ये है कि दुनिया में जो सहाफ़ती अदारे हैं या जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो ये काम करते हैं और बड़ा धड़ल्ले से करते हैं, उसको ओन भी करते हैं, और उसकी वजह से यानी वो क्राइम की एविडेंस जो है उसको खुफिया तौर पे वीडियो के ज़रिए से भी और ऑडियो के ज़रिए से रिकॉर्ड करते हैं। ये जो आपके मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग जो है इसका तो कला कुमाई इस चीज़ ने किया है, और सारा वो सहाफ़ती तंजीमें और लेकिन राना साहब उसमें एक डिफरेंस ये होता है ना कि उसके अंदर जो भी अगर कोई सहाफ़ी ये काम कर रहा है, अगर तहकीकात कर रहा है, तो या तो उसके इदारे का पता होता है या उस सहाफ़ी का पता होता है। यहाँ पे तो उस शख्स का ही पता नहीं है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कर कौन रहा है, लीक कहाँ पे हो रही है। नहीं खान साहब, यही बात है ना। अब देखे ना, ये एक तहलका.com थी इंडिया में, उसने कैसा तहलका मचाया था। उसने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सियासतदानों को पैसे पकड़ते सौदे करते हुए जो है उन्होंने अपना जो है वो दिखाया, और उस अमल से वहाँ पे भी जो है वो फिर जो है वो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हुआ, उससे नुकसान नहीं पहुँचा। इन चीज़ों से नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि ये चीज़ें जो हैं वो इन बेनिफिट जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को ये शक है कि ये एजेंसीज़ करती हैं, और एजेंसीज़ क्योंकि गवर्नमेंट उनके पीछे है तो लिहाजा गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस कर रही है, वो प्राइवेसी में मुखल हो रही है, वो प्राइवेट जो गुफ्तगू है उसको रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि आप मुझे बताएं कि इस तरह से सौदे करना और इस तरह से पैसे लेना ये कहाँ की प्राइवेट गुफ्तगू है जी? और वो जो मोहतरमा गुफ्तगू कर रही थी और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बता रही थी कि मैंने उनको तरगीब दी है और मैंने उनको समझाया है कि आप इस तरह से जो है वो फैसला करें, और मैंने ये बात उनसे की है, तो ये प्राइवेट गुफ्तगू तो ना हुई। तो ये तो राना साहब यानी कल को अगर इसी तरह आपकी जुर्म नहीं है, कल को इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की, आपकी, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, इनमें से किसी की ऑडियोज रिकॉर्ड की गई, आपको इस पे कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, देखें इसमें बड़ी सीधी बात है कि अगर तो मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, बेटा या कोई मेरा करीबी अजीज़ जो मुझे नियर और डियर है,
वो मेरे साथ अपनी घरेलू गुफ्तगू करता है, अपने मामलात डिस्कस करता है, हमको अपनी आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो वो हमारी प्राइवेट गुफ्तगू है, वो किसी को हक हासिल नहीं है। लेकिन अगर मेरा कोई करीबी अजीज जो मेरे ऊपर असर रखता है, असरअंदाज हो सकता है, वो मेरी सरकारी हैसियत में मुझे वो इस तरफ तरगीब दे रहा है कि मैं मंसूर अली खां को कोई नुकसान पहुँचाऊँ, मैं उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज करूँ, या मैं उसे कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाऊँ, तो ये खान साहब ये मेरी प्राइवेट गुफ्तगू कैसे होगी जी? ये तो बिल्कुल आपके अगर हथे चढ़ेगी और आप उसको अपनी एविडेंस में जो है वो बिल्कुल धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, ये मुझे नुकसान पहुँचाया गया है या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है और देखें ये उसका सबूत है। तो ऐसी गुफ्तगू जो है और आपके ये एक ऑफेंस है, और किसी ऑफेंस की एविडेंस क्रिएट करना जो है वो कत्तन कोई जुर्म नहीं है, कत्तन उसको जो है आखिरी सवाल स्टॉप कर सकते जी। आखिरी सवाल इस टॉपिक पे ये है कि आप तब तक कोई एक्शन नहीं लेना चाहेंगे जब तक कोई कंप्लेनेंट खुद सामने ना आए? नहीं, देखें, जब तक वो कंप्लेनेंट अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं करवाएगा तो फिर मैं किस आवाज़ से कन्फ्रंट करके ये कहूँगा कि ये फैब्रिकेटेड है या ये असल है। बाकी अपने तौर पे जो वो यानी वो उसकी जो सब्सटेंस है उसको तो हमने हर दफ़ा चेक किया है, और उस हद तक जो वीडियो अपना थी परवेज़ इलाही साहब की, वो भी बिल्कुल इंटैक्ट थी, वो बिल्कुल ठीक थी। अब उसमें दोनों साहिबान, परवेज़ इलाही साहब और जो दूसरी तरफ जो साहिब थे, अगर वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएं तो हम आपको बता सकते हैं कि ये फैब्रिकेटेड है या असल आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। मुज़ाकरात का अमल कहाँ तक पहुँचा है, ऑडियो लीक्स के हवाले से उनकी क्या राय थी, आपने जाना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दो सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्या मुज़ाकरात का अमल टूटने वाला है, क्या एब्सोल्युटली नॉट की तरफ हम जाने वाले हैं, और क्या इस सारे अमल को सबूताज करने के पीछे कोई तीसरी कुव्वत है, मज़ीद इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब दो सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा और अतर काज़मी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सना बुच्चा साहिबा, ये बताइए, ये पिछले 12 से 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक ऑडियो लीक आती है, परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर पुलिस ऑपरेशन होता है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ पे तो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, हम तो समझ रहे थे अब सब अच्छा होगा, लेकिन ये रातों रात तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। देखिए, आप 24 घंटों की बात कर रहे हैं, मैं अगर थोड़ा सा पहले ले जाऊं आपको, तो हम पता नहीं इस मुल्क में कब से ये तमाशा देख रहे हैं और कब तक ये देखते रहेंगे। ये क्या तमाशा है, अब मुझे बता दीजिए कि एक तरफ मुज़ाकरात होते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं जी कि कोई हमने इस पर रुकावट नहीं बर्दाश्त करनी, क्या 14 मई को इलेक्शन होंगे, हमने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। आप एक 3 मेंबर मुज़ाकराती टीम भेजते हैं, वो गुफ्तगू करती है, पहले एक डिस्प्ले ऑफ विशेस होता है, दूसरा राउंड होता है। दूसरे राउंड में अब आप इनकी भी नीयत देख लीजिए कि जुम्मे के बाद अब ये मंगल को होगी समाअत, मतलब इसमें दोबारा एक पेशरफ्त होगी, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक इनके पास टाइम नहीं है, ट्यूसडे को मुलाकात होगी। तो इनकी भी सीरियसनेस और इनकी भी नजर आ रही है, और उनकी तो वैसे भी इमरान खान साहब की तो अब सब चीज आया हो गई है, किस तरह से सीटें बिक रही हैं, किस तरह से ऑडियोज आ रही हैं। आई थिंक इट्स इन बैड टेस्ट। और साथ ही साथ आज आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो गुफ्तगू की है, मतलब हर कोई अपनी अपनी पोजीशन वाजे कर रहा है, लेकिन ये भी वाजे कर दिया जाए कि ये जो पकड़ धकड़ हो रही है इसकी क्या वजूहात हैं। और ये भी अगर क्लैरिफाई हो जाए कि अगर पुलिस जाती है तो उनको कोई दिन में टाइम नहीं मिलता, वो रात को 10 बजे के करीब जाके उनको बताना चाहती है कि उनकी जमानत नहीं हो परवेज़ इलाही साहब की। उसके बाद उनके घर पे के अंदर से पथराव आता है, अंदर पेट्रोल बम आते हैं, पानी फेंका जाता है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये जो रिसोर्सेज यूज हो रही हैं बिटवीन जमान पाक एंड परवेज़ इलाही साहब के घर, ये एक ही रिसोर्सेज हैं या आया दोनों ने ट्रेनिंग एक जगह से हासिल की है और पहले जमान पाक पहुंच जाते थे, परवेज़ इलाही के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे बरक्स, उससे अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो पुलिस ने क्या किया है? एक बख्तरबंद गाड़ी को आपने गेट तो तोड़ा, आप अंदर गए, आपने 25-26 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया, फिर आप वहां से निकल गए, फिर आप वापस आ गए 6 मिनट बाद, 7 मिनट बाद आपने कहा सॉरी, लोकेशन तो यहीं की आ रही है, हम इनको तलाश करते रहेंगे। फिर खातून पुलिस ऑफिसर हो जो अंदर जाके औरतों के हवाले से उन्होंने जाके अगर कोई छानबीन की है या अंदर एंट्री भी की है, तो चादर और चार दीवारी पामाल हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये आइन और कानून का मजाक जरूर बनाया गया है। और मुझे नहीं पता इस मजाक बनाने में पीटीआई का ज्यादा किरदार है
या पीडीएम का ज्यादा किरदार है। मगर ये बात वाज़ेह रहे कि मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो नाराजगी का इजहार किया, आजम नजीर तारोर को फोन किया और साथ ही साथ उन्होंने साद रफीक साहब को फोन किया, तो उन्होंने कहा हम इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। मतलब मामला है क्या? आईनी और कानूनी मामले तो नहीं सुलझाए जाते, वो तो क्लियर एज डे होते हैं। यहां पे एक मुसीबत है कि ना वो क्लियर है ना वो क्लियर है, लेकिन आपने तमाम इदारे आपके क्लियर है, उन्होंने अपने अपने मौकफ वाजे कर दिए, लेकिन कोई भी मौकफ एक दूसरे से मैच नहीं करता। ठीक ठीक। अतर काज़मी साहब, आप कोई थोड़ी हमारी मदद फरमाएं, ये कौन गलत कर रहा है? सना बुच्चा साहिबा ने तो अपना तज्जिया दिया, इमरान खान साहब की जानिब से भी ऐसे बयान आता है, उसके बाद छापे भी मारे जाते हैं, उसके बाद आजम नज़ीर तारर साहब को फोन भी किया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी मजम्मत की, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है परवेज इलाही साहब के घर पर जिस तरह छापा मारा गया गलत हुआ। तो जब एक साइड को इस बात का एहसास भी है कि गलत हुआ, तो और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे जाए, तो फिर आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? देखिए, गलत कौन कर रहा है? गलत तो हम कर रहे हैं। देखिए, वो लोग तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो एक कोई माजरत कर रहा है, कोई ये कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई कह रहा था, कोई कहता है ये जमहूरियत के खिलाफ है। तो लगता तो ये है कि गलत वो लोग कर रहे हैं जो ये चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। हमें तो इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक हो रहा है। इशू ये है कि मंसूर साहब, ये जो कुछ हो रहा है आपके मुल्क में, उसी का नतीजा है कि आज दुनिया भर में, बल्कि इवन अमरीकी कांग्रेस के अंदर खड़े होकर कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान अंदर क्या हो रहा है। इसकी क्या वजह है? यही सारे जो हालात हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान में छोटा सा कोई मसला हो, उसकी जब मीडिया कवरेज होती है तो वो कवरेज वगैरह रोकने की कोशिश करती है हुकूमत। क्या गुज़िश्ता रात कोई कवरेज रोकने की कोशिश की गई? बल्कि हेड्स अप दिया गया। वहां पे कैमरे मौजूद थे जब चौधरी खानदान की ख्वातीन को बाहर लाया जा रहा था। एसपी हमारा शराजी साहिबा जो ऑपरेशन कर रही थी घर के अंदर घुस के, वो बाकायदा लाइव वहां से ट्रांसमिशन हो रही थी। क्या वो कैमरा से कोई ऑर्डर आया कि इसको ना दिखाया जाए? तो क्या वजह है? मेरे ख्याल में हुकूमत की ख्वाहिश थी कि ये इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि जो बातचीत हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के कहते तो हैं ये कि हम उनका हुक्म नहीं मानते और ये हुक्म खिलाफ कानून है, लेकिन उसी के डर के और खौफ के तहत ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अब उनको नाकाम बनाने के लिए एक बहाना ढूंढा जा रहा है कि जनाब ये देखें, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मेरे ख्याल में ये उसकी एक कोशिश थी कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है इसको रोक दिया जाए। अतर साहब, मुझे ये बताइए, आप ये समझते हैं कि चैनल्स को कल रात का ये ऑपरेशन नहीं दिखाना चाहिए था, लाइव नहीं दिखाना चाहिए था? नहीं, ऑपरेशन तो उनको दिखाना चाहिए था। हमें तो बहुत कुछ और भी दिखाना चाहिए जो हम नहीं दिखा सकते। तो वही तो मैं कह रहा हूं, कल रात में तो कोई पाबंदी नहीं थी, बिल्कुल लाइव वॉल टू वॉल कमेंट्री दिखाई गई। आप जी आप क्या दिखाना चाहते हैं जो नहीं दिखा पाते? बहुत सारी चीजें। आप पैमरा कह देता है जनाब फलाना शख्स पेशी पे आ रहा है, आपने वो नहीं दिखाना, फलाने शख्स की तकरीर नहीं दिखानी, फलाने शख्स की ये चीज नहीं दिखानी। पैमरा की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं ना। गुज़िश्ता रात कोई इस किस्म की कोई चीज आई, कोई शिकायत हुई हुकूमत की जानिब से? किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई, इसलिए कि वफाकी हुकूमत में कौन है इस वक्त? वफाकी वजीर इत्तलात कौन है? कल क्या इस कवरेज को रोकने के लिए किसी भी चैनल पे कोई फोन आया? मेरी नजर से तो अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आप बताएं। इसलिए कि कल किसकी बदनामी हो रही थी जब चौधरी परवेज इलाही साहब का गेट तोड़ा जा रहा था? किसके खिलाफ ये बयानिया जा रहा था? क्या मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुस्बत चीज सामने आ रही थी, या लोग ये कह रहे थे क्या मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? तो नहीं, ये तो हुकूमत के खिलाफ नहीं जा रहा था, क्योंकि जाहिर बात है आज इत्तेजाज हसन साहब ने भी ये बात कही कि जो कुछ भी हुआ ये तो हुकूमत के खिलाफ गया है। तो ये तो अच्छी बात है, अगर हुकूमत दस्तराजी करती है तो वो तो मीडिया का काम है दिखाना चाहिए अगर कहीं पे गलत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं वो दिखाने पे मेरा कतन कोई एतराज नहीं है, वो बिल्कुल जरूर दिखाना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन किया इसलिए गया था कि हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाह रही, वो जबरदस्ती बेचारों उनको बढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट के खौफ से, वो वहां पे बैठे में। और इस ऑपरेशन को तो वो ऑन कर रहे हैं, शर्जील मेमन साहब ने भी ऑन किया और वफाक में भी हुकूमती शख्सियात इसको ऑन कर रही हैं। ठीक है। ये सना साहबा, ये इस बात में किस हद तक हकीकत है कि हुकूमत एक्चुअली कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है कि खुद इस सिस्टम से, इस मुज़ाकरात के अमल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद वॉकआउट कर जाए, इनको मजबूर कर दिया जाए कि यहां तक आ जाए? देखिए तौजी जो भी पेश कर दी जाए, ये तो जाहिर हो गया है, अब तो इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो पंजाब में पहले और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रोज बाद, और उसके बाद अक्टूबर में तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ और फेडरल असम्बली का जो है वो पूरा एक सेटअप बने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बात तो वाज़ेह होगी है, इससे तो अब हम आगे आ गए हैं। इससे आगे आ जाए तो देखिए ना, हुकूमत की बदनीयती, बदअमली, जो भी आप कह दीजिए, लैक ऑफ विल, लैक ऑफ फेथ, लेकिन ये तो आप
आप मानेंगे ना कि इनको जो कवर दिया है वो तो जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं और एक पूरा जो ग्रुप उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो 4 वर्सेस 3 का फैसला जो अभाम पैदा करता है। आज तक किसी 4 जज में से किसी एक जज ने भी आपको ये कहा है कि हमारा ये फैसला नहीं था और ये जो हुकूमत पोजीशन ले रही है ये हमारी उस पोजीशन से खिलाफ है। तो क्या ये हम इस बात से हट सकते हैं कि एक ऑडियो आती है कभी सास की, कभी ख्वाजा रहीम साहब की, कभी साकिब निसार साहब के बेटे की, कभी एजाज साहब की, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में मतलब चल क्या रहा है। अगर सब कुछ सबको पता है तो सब कुछ बता दें। इमरान खान साहब कहते हैं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जनरल बाजवा ने ये भी किया, मुझे भी निकाला, फलां भी किया, इनके केसेस भी माफ किए, एनआरओ भी दिया, लेकिन जो कश्मीर के हवाले से मामला है ना वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे तो हलचल मच जाएगी, उससे तो बड़ा मुसीबत आ जाएगी, बड़ा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में। मतलब और कौन सी इंस्टेबिलिटी आना बाकी रहेगी ये माजरत के साथ। और इसीलिए आज देखें ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो पोजीशन ली है वो वाज़े तौर पर भारत के खिलाफ है। आप 56 आपने उनकी खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं, 56 टाइम्स दे हैव क्रॉस द बॉर्डर, 6 दफा उनके जो स्पाई ड्रोन्स थे वो गिराए गए हैं। तो मतलब मामला इतना सादा तो नहीं है ना जो हम ये कह देते हैं कि फौजी जो है बैठ के सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं और उनको कोई काम नहीं है। बॉर्डर्स के ऊपर कौन कर रहा है काम? वही कर रहे हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो एक बैड एप्पल था या 2 बैड एप्पल्स थे तो उसका करना क्या है। मतलब हर किसी को पूरा सच मालूम है लेकिन हर किसी को आधा सच बोलना है। तो इस आधे सच के ऊपर तो बदनीयती भी है, बदअमली भी है, लेकिन ये तो बता दीजिए इनकी नीयत में कितनी कोई पाकीज़गी है। जो हमारे इमरान खान साहब हैं जो पंजाब की असेंबलियां तोड़ देते हैं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ देते हैं, फिर वो नेशनल असेंबली से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब मर जाएं, एक इमरान खान साहब बाकी रह जाएं। तो ठीक है, फिर उनका भी हक बनता है कि वो आगे से अपने डट कर मुकाबला करें और उनको करने देने का हक होना चाहिए। लेकिन फिर कौन सी चीज आईनी और कानूनी रह गई है? मतलब इट्स बेसिकली तो यहाँ पे जनरल का कानून चल रहा है, तो मैं और आप तो जी ठीक है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, अतर काज़मी साहब के पास आएंगे और बात करेंगे ये जो एक नई ऑडियो सामने आई है, एक नया इंकशाफ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट्स के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद उन्हें बेचा गया है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी साकिब निसार साहब के साहबजादे की मुबैना ऑडियो की, और इस ऑडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पे एक नया कोहराम मच गया है और इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट्स जो हैं वो पैसों के एवज बेचे गए हैं। अतर काज़मी साहब, साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इमरान खान साहब की हिमायत का या उनकी साइड लेने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसके बाद इस ऑडियो के आने के बाद इन इल्जामात में मजीद इजाफा हो गया है। किस हद तक डैमेजिंग हो सकता है साबिक चीफ जस्टिस के लिए? जी, एक छोटा सा कमेंट, जो 3-2 का फैसला है वो हुकूमत ने माना है और हुकूमत ने अदालत में भी कहा है कि हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सियासी बयानी के तौर पे ये कहा जाता है कि हम उस फैसले को नहीं मानते। तो फैक्चुअल पोजीशन ये है। दूसरी बात, जहां तक ये ऑडियो है, आज मैंने साकिब निसार साहब से मेरी टेलीफोन पे बात भी हुई और मैंने इसी ऑडियो के हवाले से ही उनको फोन किया था और मैंने कहा कि उनसे पूछा जाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक ये ऑडियो सुनी नहीं है, जब मैं सुनूंगा तो फिर मैं उसके ऊपर कॉमेंट करूंगा। बाकी उन्होंने कहा कि यार, ना मैंने कोई सियासी ओहदा लेना है, ना मुझे कोई फाइनेंशियल चीज चाहिए, मैं अपने ऑफिस में बैठ के, बेटे के ऑफिस में बैठ के लोगों को फ्री एडवाइस देता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से मेरा ताल्लुक है, लेकिन इस मसले के ऊपर जब तक मैं ये ऑडियो नहीं सुनूंगा तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। अब ये अगर ऑडियो ऐसी है जो चीज, जी प्लीज कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा था, ये आपकी बात ऑडियो रिलीज जब तक आई है सोशल मीडिया पे, उसकी कितनी देर के बाद बात हुई आपकी उनसे? ये फौरन ही, आज सुबह मेरी उनसे बात हुई। जो ही ऑडियो आई उसके तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद मैंने उनको जो है मैसेज किया और फिर वो जो है तो उनसे यानी ये कहा जा सकता है कि साकिब निसार साहब के साहबजादे की ऑडियो उन्होंने खुद नहीं सुनी थी, आपने पहले सुनी? जी, उस वक्त सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई वो कह रहे थे कि मैंने अभी तक ये नहीं सुनी है नजम की जो ऑडियो आई है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था मुझे ये। जी, और लेकिन मेरा सवाल दोबारा वही है, ये आपने तो सुनी है, आपका क्या तज्जिया है उस ऑडियो के ऊपर? देखिए, जहां तक वो ऑडियो का जो उसका है मतन है या उसका जो कंटेंट है, वो तो कंटेंट तो बड़ा रिपल्सिव किस्म का है। अगर ये हकीकत पे मबनी है तो उसको तो सुन के ही इंसान को घिन आती है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में, किस तरह चीजें होती हैं। लेकिन अगर इस ऑडियो, अतर काज़मी साहब, उसको सुन के किससे घिन आती है आपको? पूरे निजाम से घिन आती है कि जहां पे जमहूरियत में ऐसा कुछ होता है हमारे मुल्क में, पूरे निजाम से। लेकिन फिर जो क्वेश्चन है ना कि हमें
हमें पता नहीं है कि ये ऑडियो किस चीज के हवाले से है, कहां से जोड़ के बनाई गई है। दूसरी बात यह है कि मेरी नजम साहब से कभी बात नहीं हुई, जिस तरह मैंने कभी अता बंदयाल साहब की सास की कोई ऑडियो नहीं सुनी, तो मुझे नहीं पता कि ये उनकी आवाज है या नहीं है। तो वो कौन लोग हैं? आपका हम सबका किसी जज की सास के साथ या किसी जज के साबिक जज के बेटे के साथ हमारा क्या लेना देना हो सकता है? ये लोग, इन लोगों का अगर किसी से राब्ता है तो वो तस्दीक कर सकते हैं कि क्या इनकी ऑडियोज थी या नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सना बुच्चा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।